हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो हमारे आईआईटी के जो क्वेश्चन चल रहे थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर के, उनके अंदर जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या फिर डायरेक्ट डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के। उसके बाद हमने इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम करते हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में सीबीएसई लेवल पे आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले। तो हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो अभी इसके अंदर क्या कंडीशन दी हुई है। अच्छा, 3 नंबर एपी में दिए हुए हैं। तो यहाँ से एक बात तो ये निकल के आ जाएगी, 2b इज इक्वल्स टू C+2 या 2+C, कुछ भी कह लो। 3 नंबर अगर एपी में तो ये कंडीशन होती है। या फिर हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि b-2 इज इक्वल्स टू C-b। देखते हैं किसका यूज़ होता है। अगर 3 नंबर एपी में है तो ये कंडीशन होती है। अब जो यहाँ पे आपको जो ये ए का डिटरमिनेंट जो नज़र आ रहा है, इसको इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा ही बेसिक सा डिटरमिनेंट है। उसके लिए मैं आपको एक याद दिला देता हूँ, एक डिटरमिनेंट जो मैंने सीबीएसई पढ़ाते टाइम आपको बोला भी था। इसको याद रख लेते हो ज़्यादा अच्छा रहता है। 1x(x²), 1y(y²) एंड 1z(z²). इसको अगर आप डायरेक्ट याद रख लो तो बड़ा अच्छा रहता है। इसका डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है x-y, y-z एंड z-x। ठीक है, बेसिक है, बहुत जगह काम में आता है डायरेक्टली। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या है, 1 2 4 को लिख सकता हूँ 2², 1b(b²) एंड 1c(c²). अगर इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 2 - b। एक तरह से ए है, एक तरह से, ठीक है ना। 2 जो है ए समझ लो उसको। 2 - b, b-c, C-2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उठा के हम हमें जो इसका जो आंसर चाहिए वो सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बी को रिमूव कर लो, इसका यूज करके बड़ी आराम से रिमूव हो जाएगा। एक जगह तो ये हो जाएगा, 2 - बी की वैल्यू हम पुट करते हैं, या 2 - बी इसकी जगह, 2 - बी की जगह हम b-c रख सकते हैं। चलो वैसे बी की वैल्यू ही पुट कर लो बल्कि यहाँ से। तो 2 - बी की वैल्यू हो जाएगी C+2/2। और जो ये b-c है, b-c की जगह हम b-2 रख सकते हैं। ठीक है, बल्कि एक जगह ही रख लेते हैं, चलो कोई नहीं। इसको हम रख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा पहले इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये तो चलो ठीक है भाई, 2 - बी है। ये जो b-c है इसकी जगह हम 2 - बी रख सकते हैं, बल्कि हाँ सॉरी 2 - बी रख सकते हैं। और ये क्या है हमारा, C-2 है। ये यहाँ पे इस b-c की जगह मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पे। तो b-c जो है हमारा 2 - बी के इक्वल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 - बी का होल स्क्वायर, और मैं b की वैल्यू भी रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 - C+2/2 होल स्क्वायर इंटू C-2। ये आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी करना है, इसको समझ जाओगे बड़ी आराम से। इसको हम एलसीएम लेके करते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 4 - C-2/2 होल स्क्वायर C-2। तो ये आ जाएगा आपका 2 - C होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इंटू C-2। अब ये 2 - C को हम C-2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसको C-2 का होल स्क्वायर इंटू में C-2, a-b को b-a का होल स्क्वायर सेम ही होता है, उसका यूज़ कर लिया हमने। हमें कह सकते हैं 2 - C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू C-2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, अपॉन 4। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी C-2 होल क्यूब अपॉन 4, ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का तो इतना यूज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्या हमें करना है, हमें दिया हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड किया है वो 2, 16 में लाई करता है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल
2 to 16। हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी कहाँ लाई करेगा, तो C-2/4 एक तरह से हम ये कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए लाई कर रहा है बिटवीन 2 and 16। इसको इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी, इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, लेस देन इक्वल्स टू C-2 होल क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 64। क्यूब रूट ले लेते हैं पूरे में, तो ये आएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू C-2 लेस देन इक्वल्स टू 4। पूरे में 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड करोगे 4 आएगा, ये C हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं C बिलोंग कर जाएगा 4 to 6 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया और इनइक्वलिटी यूज की। इनइक्वलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले इनइक्वलिटी के बारे में जब बेसिक जानकारी होती है तो ये हर चैप्टर में काम आता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता, यहाँ पे हमने पता लगा लिया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये है और डिटरमिनेंट ऑफ ए इस इंटरवल में लाई करता, हम ये कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 2 से बड़ा है और 16 से छोटा है, इक्वल टू भी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बढ़ जाएंगे आगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसके अंदर दिया हुआ है अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। तो पक्का इस क्वेश्चन के अंदर जैसा मुझे नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का यूज होने वाला है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b मतलब -1/1 -1 ही आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का भी यूज़ होगा जरूर इसके अंदर, तो रूट देते हैं ऐसे ही काम होता है, तो c/a 1 के इक्वल आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के हिसाब से। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये है तो वही इसको करते हैं, कितना हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखो डिटरमिनेंट को जब सोल्व करते हैं तो एक प्रॉपर्टी काम आती है जो सीबीएसई लेवल पे बड़ी यूज़फुल है। R1 पे सबको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से y प्लस 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, और ये भी आएगा y प्लस 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, y प्लस 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, सेम चीज़ बन गई। और ये है हमारा एल्फ़ा, ये है हमारा बीटा, ये है हमारा y प्लस बीटा, ये है हमारा 1, ये है हमारा 1, ये है हमारा y प्लस एल्फ़ा। अब एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू में -1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो 1 से कट के y रह जाएगा। तो एक तरह से मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे y। मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1 पुट कर लिया, और अभी मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि मैं कहीं पे कुछ पुट करूँ। देखो अब चाहो तो प्रॉपर्टी लगा दो, 2 जीरो बना लो, वही तो हम करते ही हैं, उनको लगातार माइनस करके 2 जीरो बना लो। बाकी इसको अगर तुम डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर दोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं, सीबीएसई में हम बाउंड होते हैं कि हम उस प्रॉपर्टी से जरूर करें, या जैसे तुम्हें ठीक लगे, जैसे तुम्हें आसान लगे वैसे करो। तो मुझे लग रहा है कि वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो तो भी एक ही बात है, वाई कॉमन निकाल लो, ज़्यादा करो तो ना कोई ज़रूरी भी नहीं है। वाई कॉमन निकाल लो, चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं, वाई कॉमन निकालो, चलो माइनस कर भी लेते हैं, वाई कॉमन निकाल लिया और लगातार दोनों को माइनस कर दिया, वैसे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं, चलो एक्सपेंड ही कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वाई कॉमन निकाल लिया, हम एक्सपेंड कर देते हैं सीधा, तो ये आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस अल्फ़ा, वाई प्लस बीटा -1, ठीक है, फिर -y आएगा, -1 आएगा, वाई तो हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा, ये आ जाएगा। तो +1 एक्सपेंड करो, अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेना, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा वाई माइनस बीटा स्क्वेयर। इसको एक्सपेंड करोगे ये आ जाएगा, यहाँ पे बाहर वाई है, और ये हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा -1। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस
अल्फ़ा वाई माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस का बनेगा, तो माइनस बीटा वाई प्लस सॉरी माइनस बीटा स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, अलजेब्रिक और कुछ भी नहीं है। वाई स्क्वायर तो ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू पुट ही करी दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से भी, बल्कि ये तो है ना वैसे ही कट जाने थे, वाई इंटू एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, इसको तो बेसिक से लिखो ही मत, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है। और बाकी को हम देखते हैं क्या क्या बच गया है। तो ये है अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आई थी, और ये -1 कट जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा और बचा है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह वैल्यू -1 पुट होगी, और बच गया माइनस कॉमन लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 10th क्लास में हम करते थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखो क्या क्या कट गया, ये कट गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये है हमारा वाई इंटू वाई स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम पहले ही फाइंड कर सकते थे यहाँ से, अगर हम अलजेब्रा का यूज़ करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसके अंदर हम अल्फा प्लस बीटा ये -1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1, तो -1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा ऐसे -1 और माइनस -1, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली वाई क्यूब आंसर आ जाएगा इसका। वाई क्यूब मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन का यूज़ किया अल्फा बीटा, और बाद में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। सिंपली हमने इसको एक्सपेंड कर लिया बस, और उठा के वैल्यू पुट कर दी बस, जहाँ भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आया, ठीक है। करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले अपना लगे कुछ हमें एक बार देखना चाहिए तो वीडियो पॉज करके पीछे का एक बार सारा एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 9th। इसके अंदर क्या देखते हैं, दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं और उनके सम डिफरेंट, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, बाद में देखेंगे कुछ होना है तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी कोई एज सच कोई प्रॉपर्टी लगती तो नज़र आ नहीं रही है, तो एक्सपेंड ही कर लेना चाहिए। डेल्टा 1 इसको हम एक्सपेंड करते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्र -1 माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा ऐसे माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ये आएगा ऐसे माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये कट गया, एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कोस स्क्वायर थीटा में से एक्स कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा बस। थीटा पे मतलब इस डिटरमिनेंट का मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट है ये, थीटा का कोई रोल नहीं है इसके अंदर इसकी वैल्यू के ऊपर। तो अगर अब मैं डेल्टा 2 को देखता हूँ तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम ही फंक्शन है, यहाँ साइन थीटा है यहाँ साइन 2 थीटा है, यहाँ कोस थीटा है यहाँ कोस 2 थीटा है, यहाँ साइन थीटा है यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ कोस थीटा है यहाँ पे कोस 2 थीटा है, मतलब थीटा की जगह 2 थीटा आ गया बस। पर फर्क क्या पड़ना है, थीटा का रोल यहाँ भी नहीं था, इसको एक्सपेंड करोगे थीटा का रोल यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप जो डेल्टा 2 है उसकी वैल्यू भी माइनस एक्स क्यूब ही आएगी, क्योंकि थीटा का रोल जब यहाँ नहीं है तो अगर इसको भी आप एक्सपेंड करोगे सेम तो थीटा का रोल यहाँ भी नहीं आना है, ठीक है। और अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या कौन सा है, तो ऐड भी देख लेते हैं डिव कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड करते हैं दोनों को, यहाँ पे दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस का 2x क्यूब
ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई, डिफरेंस तो जीरो आना चाहिए, तो जीरो है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। तो फाइनली ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सिर्फ एक्सपेंड करना था, इसको एक्सपेंड करके एक को एक्सपेंड किया। कोई बच्चा हो सकता है एग्जाम में दूसरे को भी एक्सपेंड करने लग जाए, जिस बच्चे ने ध्यान कर लिया वो नहीं करेगा गलती, और जिसने ध्यान में वो बस टाइम वेस्ट करेगा अपना, जो यहाँ पे डेल्टा टू को एक्सपेंड करने लग गया, उसका आंसर भी यही आना है। हम इसको देख सकते हैं बड़ा इजीली करके। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अच्छा, एक डिटरमिनेंट दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है, हम ये कह सकते हैं इसके रियल रूट्स का सम फाइंड करना है। मतलब कहीं ना कहीं इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और कुछ नहीं है। तो हम कर लेते हैं भाई, इसको एक्सपेंड करते हैं सीधा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का तो कोई रोल मुझे सच कोई खास नज़र आ नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा ही, एक्सपेंड करते हैं एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² -6x -2x² +6x हो जाएगा, +6 यहाँ से आ जाएगा, 2x +4 +3x -9, -1 आएगा, -1, और यहाँ पे आ जाएगा 4x -9x, इसको हम, और ये 0 के इक्वल है। हम इसको कुछ एक्सपेंड करते हैं भाई, 6x से 6x जाएगा, -5x³ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5x -5, ठीक है, 5x -5, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30x -30, और यहाँ पे आएगा -5x प्लस का 5x हो जाएगा 0। तो ये आपका आएगा -5x³ +35x -30 = 0। -5 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आएगा x³ -7x +6 = 0, ये आ जाएगा। तो फैक्टराइज करना है भाई, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में कराया था ऐसा। तो 1 को पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मतलब x + 1, x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर मैं 1 पुट करने पे 0 आ रहा हो तो x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ये 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हम करते थे बड़े आराम से। तो x³ -7x, सॉरी -7x + 6, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ -x² माइनस प्लस x² -7x + 6 प्लस x लेंगे, x² -x माइनस प्लस -6x + 6 -6, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से x - 1, और इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, x + 3 x - 2, सारी रूट रियल आ गए, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 -3 2, और हमें इन सारे रियल रूट्स का सम फाइंड करना है, सम हो जाएगा हमारा 0, रियल रूट्स का सम फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कुछ हिडन है, कोई प्रॉपर्टी यूज हुई है, कुछ नहीं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया, रियल रूट्स फाइंड किए, उसका सम फाइंड कर दिया, दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन ही सोल्व करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस इंटरवल में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपर्टी पे जरूर नज़र डाल लेनी चाहिए, क्या पता कुछ प्रॉपर्टी फ़ायदा करे। देखो यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है प्रॉपर्टी अप्लाई करना, इसमें से माइनस कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन होता मुझे नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बन जाएगी। तो हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे R1 पे R1 - R2, और R2 पे R2 - R3 अप्लाई करेंगे भाई, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से माइनस करते हैं यहाँ पे 1 आएगा, इसमें से माइनस करूँगा यहाँ -1 आएगा, बड़ा अच्छा सॉल्व हो गया, ये 0 आ गया भाई, ठीक है। इसमें से माइनस करूँगा यहाँ 0 आएगा, इसमें से सॉल्व करूँगा यहाँ 1 आएगा, इसमें से माइनस करूँगा यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा, और ये ठीक है भाई।
cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 + 4 cos 6 थीटा। अभी मुझे कुछ और भी सिंप्लीफाई होता नज़र आ रहा है यहाँ पे कि मैं इसके अंदर कर लेता हूँ C2 पे अप्लाई कर देता हूँ C2 + C1, इनको अप्लाई करते हैं तो C1 पे तो कोई चेंज हुआ नहीं है, 1 0 cos स्क्वायर थीटा, और ये भी ठीक है, 0 - 1 1 + 4 cos की पावर cos 6 थीटा। इन दोनों इस पे मैंने ये ऐड करना है तो यहाँ 0 आएगा, एक 0 और बन गया, यहाँ 1 ही रहेगा, और यहाँ पे साइंस के प्लस कोस के ये भी 1 बन जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं ऐसे यहाँ पे। तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करते हैं, बस इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हमारा आएगा 1, और ये हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू में 1 + 4 cos 6 थीटा + 1 हो जाएगा। तो और ये 0 के इक्वल भी है, देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 + 4 cos 6 थीटा, और ये है हमारा इक्वल्स टू 0। तो इसको लेके चलते हैं हम 2 + 4 cos 6 थीटा, 2 + 4 cos 6 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आ जाएगा cos 6 थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और राइट में cos, क्योंकि देखो यहाँ में कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं फाइंड, हमें इस इंटरवल में फाइंड करना है, 0 से लेके 30 डिग्री 60 डिग्री के बीच का हमारा एक आंसर आ जाए, चेक कर लेंगे इनमें से कोई आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बहुत सारे हो सकते हैं, हमें बस यहाँ पे देखना कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं सीधा ही सही यहाँ पे कोस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो कोस 2π/3, भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करा रखा है कि कोस की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं कोई सही एक एंगल हमारा बस काम कर जाए, हमें किसी जनरल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। 2π/3 इंटू में 6 कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 6 अगले स्टेप में लेना भाई, सॉरी थीटा इक्वल टू 2π/3 इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 3 पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/9, थीटा की वैल्यू होगी π/9। सेटिस्फाई है बिल्कुल ठीक है भाई, एक हमारा एक आंसर ढूंढना था बस, हमें ए वैल्यू की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। हो सकता है अगर ये ना मैच करती ना, फिर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन से चेक करते, कोई और वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो इसको, वो हम चेक कर लेते, पर हमारा काम ये भी डायरेक्ट ही बन गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अदरवाइज इसका तरीका ये होता है कि ये बन गया तो फिर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं यहाँ पे, 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई ±2π/3। अब n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे n π/3 ±2π/9। तो n की वैल्यू पुट करेंगे या तो 0 ही पुट करके हमारा काम हो जाएगा, या फिर सॉरी n 6 से डिवाइड किया ना, सॉरी 2π/18 दैट इज π/9। तो n की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे जोन सी यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगी, यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर मैच कर गया। बाकी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके भी हम फाइंड कर सकते थे, बाकी यहाँ तो मैं डायरेक्ट ही मैच कर गया। तो 15 क्वेश्चन का ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस एक प्रॉपर्टी हमें जरूर लगानी पड़ी हुई है माइनस करने वाली। तो ध्यान से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, कुछ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है इसके बाद। वही बड़ा सा डिटरमिनेंट यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। देखो साफ साफ बोला हुआ है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना ना होना उसके डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम डिटरमिनेंट ही एक्सपेंड करेंगे, पर ये बड़ा सा डिटरमिनेंट लग रहा है, इसको डायरेक्ट सोल्व तो सीधी सी बात है नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी लगा के कोशिश करते हैं इसको कुछ सिंप्लीफाई करने की। तो हम लेके चलते हैं भाई यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस टी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस टी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी, और तीसरा है 2 ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी, साइन टी। तीसरे वाले में ई रेज टू पावर माइनस टी
साइन टी, ये जो एलिमेंट है ये है माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी कोस टी, और ये है माइनस टू ई रेज टू पावर माइनस टी कोस टी। ये सिंप्लीफिकेशन हम इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, वो कॉमन तो साफ देखो नज़र आ ही रहा है, पर कॉमन को देख लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। हम सबसे पहले R1 पे अगर मैं R2 पे लगा देता हूँ, R2 पे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि R1 में तो वैसे सिंगल सिंगल टर्म है, इसमें ज़्यादा टर्म देखो, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये टर्म इससे कट रही है और ये टर्म इससे कट रही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो फ़ायदा हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं अप्लाई करता हूँ R2 पे R2 प्लस R1। प्रॉपर्टीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग लगानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको पता है अच्छे से, आप CBSE लेवल पे ही बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करना सीख चुके हो। तो बल्कि R1 तो मैं पहले लिख ही लेता हूँ, ई की पावर माइनस टी कोस टी ई की पावर माइनस टी साइन टी। इन दोनों को ऐड किया, थर्ड में भी कोई चेंज नहीं होना, ट्वाइस ई की पावर माइनस टी साइन टी माइनस ट्वाइस ई की पावर माइनस टी कॉस टी। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये कटेंगे, तो ये आएगा माइनस ई की पावर टी माइनस टी साइन टी, और जब इन दोनों को ऐड करता हूँ ये कट जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी कोस टी, ये बचेगा। अब और भी सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर हो सकता है, तो उससे पहले देखो अब मुझे साफ नज़र आ रहा है, फर्स्ट रो में से तो फर्स्ट कॉलम में से ई की पावर टी कॉमन ले लो, सेकंड में से ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लो, और थर्ड में से भी ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लो। कॉमन लेने से बाहर आ जाएगा ई की पावर टी इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, ये बच जाएगा आपका 111, और यहाँ पे बचेगा कोस टी माइनस साइन टी टू साइन टी, और साइन टी कोस टी माइनस टू कोस टी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, एक थोड़ा सा एक स्टेप में गड़बड़ होगी, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ भी तो ट्वाइस आएगा ना, ये दोनों ऐड किए, ये भी तो ऐड होंगे ना भाई, R2 पे लगाई थी ना प्रॉपर्टी, तो ट्वाइस आएगा, यहाँ भी हमारा 2 आएगा। चलो अब देखो क्या हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो 0 हो जाएंगे यहाँ पे। अब प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान देना, R3 पे R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 अगर अप्लाई कर दिया जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट कट जाएगा और बस खाली ई की पावर माइनस टी बचेगा, और ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ R3 पे, तो 1 कोस टी। किसी बच्चे को ये लगे कि सर वैसे माइनस कर लेते जीरो बनाने के लिए, वो भी ठीक था, पर यहाँ एक ही स्टेप में 2 जीरो बन जाएगी देखो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, इसमें इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बन गए 2 जीरो। बस आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना, 5 ई की पावर माइनस टी, और थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तो बाहर ले ही लिया मैंने, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, 1 आ जाएगा, तो 5 ई की पावर माइनस टी। ये तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता, ये तो कभी भी जीरो, ई की पावर जो मर्जी पावर हो जाए, कभी भी जीरो होने का तो मतलब ही नहीं है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या है ये, इन्वर्टिबल हो जाएगा, हमेशा ही इन्वर्टिबल होगा फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर, टी की हर रियल वैल्यू के लिए क्या आएगा, इन्वर्टिबल, तो नॉट जीरो आ गया, मतलब एक तरह से टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ई की पावर माइनस टी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ और बनता तो देखते हम, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज लगा के हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है इसके बाद। अच्छा भाई, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, अच्छा उसकी मिनिमम वैल्यू दे रखी है,
देखो साफ सीधी बात है, यहाँ भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड तो भैया करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किए कुछ नहीं हो सकता इसका। अब देखते हैं इसको, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। कोई प्रॉपर्टी अगर आपको लग रही है तो प्रॉपर्टी लगा दो, अदरवाइज इसके अंदर हम सीधा ही इसको एक्सपेंड करते हैं। भाई देखते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या लग रही है, देखते हैं भाई। अच्छा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे R3। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आ गया तो वैसे एक ही स्टेप में जीरो, 2 जीरो बन रहे हैं इसके अंदर। अगर थोड़ा सा हम ध्यान करें इसके ऊपर, हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर देते हैं R3 के ऊपर, डिटरमिनेंट ए तो लिख लेंगे, R3 के ऊपर R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 प्लस R1। ठीक है, 2 बारी में भी लगा सकते हैं, बाकी एक बारी में लगा दें तो भी काम चल जाएगा, समझ सकते हैं इसको। बाकी खुद भी ट्राई करना कि क्या तुम इस स्टेप को इजीली कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। पहले यहीं से देखो जैसे कैसे दिमाग में आई बात ये कि क्यों हुआ ये। इसमें से क्या होगा, जब इसका 2 टाइम्स माइनस करने की, देखो सबसे पहले 2 टाइम्स माइनस करो, कुछ सिंप्लीफाई होगा। इसमें से अगर मैं इसका 2 टाइम्स माइनस करता हूँ, अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये साइन थीटा कट जाएगा, इसमें से 2 टाइम्स माइनस होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो उसमें R1 ऐड करूंगा तो देखो बचे हुए जो बच गए ना वो वैसे कट जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सोच के देखना इसको। तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो, मुझे एक बार में ध्यान आ गया तो कर दिया ये। तो इससे क्या होगा, R1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, -2 4 प्लस डी साइन थीटा -2, और ये भी है 1 साइन थीटा +2 डी। देखो इसमें से मैंने क्या किया है, 5 में से देखो एक एक को देखना, एक एक को ध्यान से देखना। 5 में से 2, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे। ठीक है, और R1 ऐड करेंगे तो -2 और आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन थीटा -d, इसका 2 टाइम्स माइनस किया है तो -2 साइन थीटा -4 हो जाएगा, और ये ऐड कर दिया +4 प्लस डी, तो 4 से 4 कट गया, डी से डी कट गया, सारे कट जाएंगे, जीरो आएगा। ऐसे आप इसको भी ट्राई करना, मुझे साफ जीरो होता नजर आ रहा है, क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ये। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे भी आपको ठीक लगे आप करना, कुछ प्रॉपर्टी लगाओगे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंड करने बहुत लेंथी जा रहा है। कुछ तो सोचोगे ना, कुछ तो इसको सिंप्लीफाई करने का आपको बात समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए। ठीक है, तो करके देखना इसको। अब आप इसको लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दो भाई, और तो कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा करो। इसमें से माइनस कर लोगे, का जीरो और बन जाएगी, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक्सपेंड करोगे 1, अब यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस डी स्क्वेयर, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा +4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा 4d प्लस डी स्क्वेयर आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका d+2 का होल स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है। आगे देखो, यहाँ तक तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड की है इसकी। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ए की मिनिमम वैल्यू दी हुई है, बात को समझना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आ गया d+2 का होल स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा और उसमें से कुछ माइनस हो रहा होगा। डिटरमिनेंट ए की जब मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर मिनिमम ऑफ मिनिमम डिटरमिनेंट ए, जो ये साइन स्क्वेयर थीटा है ये मैक्सिमम होना चाहिए, मस्ट बी मैक्सिमम। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। क्या थीटा का इंटरवल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, थीटा का इंटरवल पूरा ही दिया हुआ है। तो अपने इंटरवल के अंदर 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन स्क्वेयर थीटा है
उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 या 1 होगी, उसका स्क्वायर करेंगे उससे और हमेशा 1 से छोटी छोटी वैल्यू आएगी। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। साइन स्क्वायर थीटा जब जितना बड़े से बड़ा होगा ना, उतनी ये एक्सप्रेशन क्या होगी, छोटी। जितने बड़े से बड़ा नंबर इसमें से माइनस कर सकता हूँ उतना माइनस करूँगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये एक तरह से आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम है वो किसके को लाएगा, दैट इज 1। तो यहाँ से हमने क्या पता लगा लिया, जब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए मैक्सिमम सॉरी मिनिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो हमने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 8 के इक्वल है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से d+2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम के केस में ये 1 के इक्वल होगा, ये 8 के इक्वल आएगा। यहाँ से d+2 का होल स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से d+2 का जो होल स्क्वायर है वो +-3 आ जाएगा। तो +-3 आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो d की जो d+2 सॉरी, तो d की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, अगर प्लस का 3 होगा तो -1 आ जाएगी, या फिर d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 होगा तो -5 आएगी, दो वैल्यू आएगी। भाई d+2 को हम दो केस रख के देख लेंगे, d+2 को 3 रखेंगे या फिर d+2 को -3 रखेंगे, तो d की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 5। तो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, तो एक वैल्यू पूछी है d की कोई एक वैल्यू, तो d की कोई एक वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -5 आ रही है। दोनों होती दोनों, यहाँ पे हमसे एक ही पूछी गई है, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -5। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ये मैक्सिमम मिनिमम वाला आपको थोड़ा समझना है यहाँ पे कि ए जो हो है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिनिमम तब होगा जब ए मैक्सिमम, ये साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा। जितना बड़े से बड़ा इसमें से माइनस कर पाएंगे तो तभी ए मिनिमम आ सकता है। तो यही बात हमें समझनी है, बाकी मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो इसको आप देखना एक बार, जरूरत पड़ने पे दोबारा देखना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाती है, थोड़ा अलजेब्रा के कुछ इसके अंदर कुछ रूल्स हैं वो काम आ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम इसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचते हैं। कोई ऐसा कोई भारी भरकम डिटरमिनेंट तो लग नहीं रहा है कि हम इसको एक्सपेंड ना कर पाएँ, तो बेटर इसको सीधा एक्सपेंड ही कर देते हैं, बाद में देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको एक्सपेंड करते हैं 2 इंटू कितना आएगा, 2b² + 2 - b², तो -b, ये आएगा ऐसे 2b - b +1। कई बार हम प्रॉपर्टी लगाने के चक्कर में उलझे रह जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आसान सा होता है। तो b² - b² - 1, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा b², 2b² - b², b² आएगा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2b² + 4, यहाँ से आएगा -2b², बल्कि ये माइनस का b² ही आएगा, b आएगा ना, तो माइनस का b², और यहाँ से b² से b² कट गया, और ये है हमारा -1। तो ये आएगा b² + 3, इसका आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का। हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी की, तो वो वैल्यू आ जाएगी b + 3/b। अब एक फंक्शन आ गया जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो जब हम आगे जाके इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पढ़ते तो उससे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, पर फिलहाल हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक रूल होता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। पॉजिटिव नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो रूल है हमेशा किसी भी दो नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो रूल है अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, 3 और 3/b के ऊपर ये रूल अप्लाई कर देता हूँ। कोई दो नंबर है मेरे पास b और 3/b, इनका अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ये थोड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन होता है दोनों नंबर्स का सम अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2, आपने पढ़ा 11th क्लास में। और ज्योमेट्रिक मीन होता है इनकी मल्टीप्लीकेशन, b × 3/b और उसका स्क्वायर रूट।
तो ये एक्सप्रेशन इससे बड़ी होगी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये तो मुझे चाहिए, इसकी तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 3/b अपॉन में कितना आएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये b से b कटेगा, 3 आएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो b प्लस 3/b है, 3/b है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा 2√3 के। बस ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे हमेशा बड़ा रहता है, इससे हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, मतलब ये इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये का हमेशा 2√3 से इक्वल या उससे बड़ा बड़ा ही रहता है। तो इसकी वैल्यू 2√3 से कुछ ना कुछ बड़ी रहेगी हमेशा, तो बड़ी रहेगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 2√3। तो एक तरह से डिटरमिनेंट ऑफ a/b की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये कंडीशन लग गई, अदरवाइज हम इसको मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। बाकी ये चीज़ आप नोट करके रख सकते हो, ये काम आई, कहीं और भी काम आ सकती है। जब आप कोई रूल सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 था हमारा ये। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ये भी इसके अंदर एक बड़ा ही खतरनाक सा डिटरमिनेंट हमें नज़र आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई क्या आएगा इसके अंदर। अच्छा, कुछ नंबर जीपी में दे रखे हैं, चलो जीपी में दे रखे हैं, इसका यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है भाई। और एस जो है वो आर कोमा के का ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस फाइंड करने। तो देखो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट को भाई कुछ सिंप्लीफाई तो करें, सॉल्व तो करें। ये जो लॉगरिथम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है log x माइनस log y, वो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर काम आती नज़र आ रही है। वो लॉगरिथम ऑफ x बाई y के इक्वल होता है। तो इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इस डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि C1 पे मत लगाओ, C2 पे लगाओ, C2 पे अप्लाई कर देते हैं C2 माइनस C1, बल्कि पहले C3 पे लगेगी, C3 पे अप्लाई करेंगे C3 माइनस C2, और फिर C2 पे करेंगे C2 माइनस C1। इसमें से ये माइनस और लगातार दो माइनस होने वाली, यहाँ से माइनस करो तो पहले से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, दो ही लग सकती है। तो इसके अंदर भाई फर्स्ट डिटरमिनेंट को तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, तो जैसा है फर्स्ट कॉलम को छेड़ रहा हूँ, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें से ये माइनस किया गया है, इसमें से माइनस करेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा समझ जाओ, डायरेक्ट ही समझ जाओ तो बड़ा अच्छा है। इस लॉगरिथम को में से मैं ये वाला लॉगरिथम माइनस करूँगा, इसमें से ये माइनस करूँगा, इसमें से माइनस करूँगा, तो दो लॉगरिथम माइनस होंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। क्या आ जाएगा ऐसे, लॉगरिथम ऑफ a2 रेज टू पावर r, a3 रेज टू पावर k, और अपोन में आ जाएगा a1 रेज टू पावर r और a2 रेज टू पावर k, ये आ जाएगा अगर ये दोनों लॉगरिथम माइनस होते हैं तो। ऐसे ही सेम अगर ये दोनों माइनस होते हैं तो ये आएगा लॉगरिथम ऑफ a5 रेज टू पावर r, a6 रेज टू पावर k अपॉन a4 रेज टू पावर r और a5 रेज टू पावर k। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ भाई मैं, log x माइनस log y, तो दोनों कॉलम माइनस होंगे, फिर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद लॉगरिथम ऑफ, इन दोनों को माइनस करता हूँ तो थोड़ी जगह नीचे कम है, तो ये मैं लिख देता हूँ a8 रेज टू पावर r, a9 रेज टू पावर k, ऐसे ही नीचे आ जाएगा a7 रेज टू पावर r एंड a8 रेज टू पावर k। सेम इसी टाइप के जो स्टेप्स हैं वो आपके थर्ड में भी आएंगे, थर्ड कॉलम में भी आएंगे। मैं बस एक फर्स्ट लिख के दिखा देता हूँ आपको, और बेस ई मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट बेस ये है सबके साथ ही। तो ये आ जाएगा ऐसे a रेज टू पावर 3, सॉरी a3 रेज टू पावर r, a4 रेज टू पावर k अपॉन में ये वाले आएंगे a2 रेज टू पावर r, a3 रेज टू पावर k, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा। अब हमें एक बात पता है, देखो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ साइड में, जो मेरे पास ये a1 a2 और ये a10 तक है जीपी में है,
तो इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, A3 माइनस A2, जो इनके जो ये एक तरह से ये A4 माइनस कोई भी टर्म्स को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करूंगा तो सारे सेम आएंगे। और इस कॉमन रेशियो को मैं मान लेता हूँ R ले लेता हूँ, R कैपिटल R ले लो, स्मॉल r तो ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन कैपिटल R ले लेता हूँ, जो कि कॉमन रेशियो होता है जीपी के अंदर, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सेकंड कॉलम को समझना जरा एक बार ध्यान देना, ये बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन वैसे। अगर आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान करोगे तो ये है आपका A2/A1 होल की पावर R हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की अगर मैं आपको समझाऊं, ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये एक तरह से आपकी इस तरीके से हो जाएगी, लॉगरिथम ऑफ A2/A1 होल की पावर R और A3/A2 होल की पावर K। तो एक तरह से ये A2/A1 कैपिटल R के इक्वल है और A3/A2 ये भी कैपिटल R के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल R की पावर R प्लस K हो जाएगी। इसकी जगह में मैं R पुट करता हूँ कैपिटल R, इसकी जगह भी R पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ कैपिटल R की पावर R प्लस K, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ कैपिटल R की पावर R प्लस K। अब चेक करोगे सब में यही बनेगा, आप इसको अपने हाथ से एक बार करके देखोगे तो सब में ही यही बनेगा। ऐसे ही यहाँ भी यही बनेगा, लॉगरिथम ऑफ कैपिटल R की पावर R प्लस के, लॉगरिथम ऑफ कैपिटल R की पावर R प्लस के, लॉगरिथम ऑफ कैपिटल R की पावर R प्लस के, और इक्वल टू में जीरो, क्योंकि इक्वेशन थी ना एक तरह से इक्वल टू जीरो दे रखा है ना। पर ये जो अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी जीरो ही हो गया, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, कोई इक्वेशन ही नहीं बनी, ये तो हमेशा ही हो गया ऑलवेज। मतलब जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है जो डेल्टा है वो जीरो के इक्वल आ ही गया फॉर एनी वैल्यू। किसकी किसकी फाइंड करनी थी हमें, आर और के की वैल्यू तो फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। आर और के की हर वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट तो वैसे ही जीरो है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं आर एंड के बिलोंग्स टू आर, हम ये कह सकते हैं आर और के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आर और के क्या दे रखा है, वैसे नेचुरल नंबर दे रखे हैं बिलोंग्स टू एन, मतलब एक तरह से ये आर और के की इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आर और के की इनफाइनाइट वैल्यूज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो जो एस जो सेट है वो एक तरह से इनका ऑर्डर्ड पेयर ही तो था, वो भी कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट ही हो जाएगा, उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे एस सेट के अंदर। यही पूछा गया था, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो इसके अंदर क्या है, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। जो बात समझाई गई है ध्यान से इस बात को करके देखना, एक एक बात एक्सप्लेन की गई है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 था हमारा ये। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का जाना पहचाना क्वेश्चन है। अगर मैं सारी रो को ऐड कर दूं, तो अगर मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, तो मुझे फर्स्ट रो के अंदर ए प्लस बी प्लस सी नजर आ गया। तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c। कुल मिलाकर इसको एक्सपेंड करना है, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये कॉमन निकाल लेते हैं फिर माइनस कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी आया और लगातार दो माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस इसमें से माइनस, कॉमन स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ तो जीरो आएगा, इसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो ये आएगा मेरा बी प्लस सी प्लस ए, इससे माइनस करता हूँ जीरो आएगा, फिर इसमें से माइनस करता हूँ यहाँ भी जीरो आएगा, इसमें से माइनस करता हूँ तो ये आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और इससे माइनस करता हूँ तो ये भी आएगा सी प्लस ए प्लस बी, और ये 1 2b सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को मना रहा है, यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी को मना रहा है, तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये है आपका बिल्कुल सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है भैया। तो 0 -1 1 और 1 2b
सी माइनस ए माइनस बी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो 1 ही आएगा, तो कुल मिला के इसका आंसर ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी, इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने अगर इसको कंपेयर किया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक से ये कट गया, पावर 2 रह जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ पे 0, तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, 0 ना आए तो मत आने दो भाई, ठीक है ना, स्क्वायर है तो कुछ और भी तो वैल्यू आ सकती है ना, क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो होल स्क्वायर तो और भी काम हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जो ये ए प्लस बी प्लस सी है वो प्लस माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है, ठीक है ना भाई। तो बच्चा सोचता है जीरो तो ऑप्शन में नहीं है, सोचता तो लिख देते, नहीं है तो भाई क्या करें, तो प्लस माइनस आएगा ना ये, तो प्लस से तो जीरो आएगा, उसको तो हटाओ, माइनस ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है वो माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी जो है, या फिर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी है वो पॉजिटिव होगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम ये वाला केस लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपकी जो x की वैल्यू है वो -2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी भी आ सकती है, माई एक्स इक्वल टू -2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी भी आ सकती है। देखो स्क्वायर कटता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है, ये बात समझनी है। तो दो केस आएंगे, तो एक से तो एक्स वैल्यू 0 आएगी, एक से ये आ जाएगी, तो ये इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ये बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। इस टाइप की जो कैलकुलेशन एनसीईआरटी में होल क्यूब तक प्रूव करना था वो हमने कर दिया, बस आगे थोड़ा सा इन्होंने आईआईटी लेवल का खेल खेल दिया कि क्या इसके अंदर करना है क्वेश्चन नंबर 28। कोई दिक्कत नहीं इसको करने में, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बात बताई गई है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। नेक्स्ट हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन नज़र आ रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर भाई हम करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड तो करना ही है भाई, एक्सपेंड तो करते हैं। एक्सपेंड में मुझे कोई ऐसी कोई सच कोई प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट ही। कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा ऐसे 0 हो जाएगा भाई, ठीक है, +1 साइन स्क्वायर थीटा +1, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी या। अब इसका मुझे ये पता लगाना है कि इस इंटरवल के अंदर ये कहाँ लाई करता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे लाई करेगा, इस इंटरवल का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये जो इंटरवल है, साइन की वैल्यू 3π/4 पे -1/√2 होती है, तो साइन फंक्शन जो होता है वो एक तरह से जो ये जो इंटरवल आया है, आपको थोड़ी सी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री है ना बीच में आ जाती है, 11th क्लास का आपने ट्रिग्नोमेट्री किस लेवल से पढ़ा हुआ है वो डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो साइन फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा, और ये ऐसे आएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे, ये होती है यहाँ पे π/2, और ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे, ये एक तरह से क्या हो गया पाई आ गया जो, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये आएगी 3π/2। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी 3π/4 की, 3π/4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये क्या है इसकी 3π/4 है, और यहाँ कहीं आएगी वैल्यू 5π/4, ये जो वैल्यू है क्या है इसकी 5π/4। 3π/4 पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, 5π/4 पे क्या होती है वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जिस इंटरवल में बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ये ग्राफ फंक्शन पढ़ना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है मुझे, बस इस पॉइंट से लेके ये डाउन मार रहा है ऐसे, ये देख, ठीक है, ये वैल्यू एक तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन है एक तरह से यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बात करूँ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल के अंदर, ये क्या होगी उसकी मिनिमम वैल्यू होगी -1/√2। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो ये साइन थीटा जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा,
इस इंटरवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो साइन थीटा है वो -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में लाई कर रहा है। वैसे तो साइन थीटा -1 से 1 होता है, पर इस इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 पॉजिटिव, ठीक है ना। साइन 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट होता है 1/√2, ये साइन 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है -1/√2, ये होती है। अगर हम कर दूँ उसका स्क्वेयरिंग कर दूँ मैं यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा कर दूँ, इसके बीच में इसकी वैल्यू 0 भी तो आएगी ना। अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूँ तो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू का तो रोल खत्म हो जाएगा। पर ये है कि ये नहीं कि यहाँ पे इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर कर दो, फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक आएगी इसकी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 भी हो सकती है इसकी। और सॉरी यहाँ पे मैंने एक बात पे ध्यान नहीं किया, ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन है तो यहाँ क्या आएंगे, ओपन आएंगे, ठीक है। ये ओपन रहेगा, 0 क्लोज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बीच में साइन पाई भी आएगा, वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर लो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये आएगी। अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ। 1 हमेशा कभी भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, उसमें अगर 1 ऐड किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि मिनिमम वैल्यू में भी 1 ऐड कर दो 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम में भी 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे को ये डिटरमिनेंट ये चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी यही काम करना पड़ेगा। मिनिमम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इंटरवल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 2,3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है हमारा, वो एक तरह से बिलोंग कर गया किसके अंदर, 2,3 के अंदर बिलोंग कर गया। देखते हैं भाई ऑप्शन में है ये, देखो ये बड़ा इंटरवल का खेल बड़ा अच्छा, मतलब ये ध्यान देने का होता है। ये तो किसी भी इंटरवल में नहीं है भाई, कोई भी इंटरवल इससे मैच नहीं कर रहा है, पर क्या करे, कौन सा करेगा भाई, ये इंटरवल इनमें से किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा उसको भी तो सेटिस्फाई करेगा ना ये। जब ये इंटरवल ए डिटरमिनेंट इसमें लाई करता है और ये किसी दूसरे इंटरवल में लाई करता है, तो फाइनली ये उसमें बिलोंग कर जाएगा। तो ये चेक करते हैं कि ये कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा। इंटरवल बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि ऐसे इंटरवल में बिलोंग करता है कि मिनिमम वाले से तो और छोटा हो। देखो कोई भी इंटरवल किसी दूसरे इंटरवल में कम बिलोंग करता है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू से छोटी कोई वैल्यू, लोअर लिमिट में लोअर और छोटा हो रहा हो और अपर लिमिट में और बड़ा हो रहा हो, तब बिलोंग कर सकता है। तो चेक करते हैं भाई, लोअर लिमिट से छोटा क्या है, 2 से छोटा 3/2, कहाँ पे आ रहा है 2 से छोटा, हाँ भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। 2 से छोटा, सॉरी ये नहीं है, 2 से छोटे में तो देखो ये तीनों वैलिड है, ये भी हो सकता है लोअर लिमिट के हिसाब से, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा कौन कौन सा है, 3 से बड़ा ये भी है, ये 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, ये 3 से बड़ा है, ये तो पहले क्या कैंसिल, तो यही एक इंटरवल बन जाता है बस। ये एक इंटरवल ऐसा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक करना जो इस इंटरवल को कंटेन कर रहा होगा। इस इंटरवल को कौन सा इंटरवल कंटेन कर रहा है, इसको कंटेन कर रहा है 3/2 से लेके 3 क्लोज। आप चेक करके देख लो वैसे से, ये वाला जो इंटरवल है वो वाला ये इंटरवल आएगा 2 से लेके 3, और जो ये वाला जो इंटरवल आएगा वो आएगा यहाँ से 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये वाला जो इंटरवल आएगा, ये जो 3/2 है वो यहाँ 0 होगा कहीं पे, वो यहाँ कहीं आएगा, इससे पहले ही आएगा ये, और ओपन रहेगा ये इंटरवल यहाँ आएगा और 3 इसी पॉइंट पे क्लोज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जो ब्लू वाला इंटरवल है, ब्लू कर देता हूँ इसको, ब्लू वाला जो इंटरवल है, ये ब्लू वाला इंटरवल है, इस रेड वाले इंटरवल को कंटेन कर रहा है, ये वाला इंटरवल इसको कंटेन कर रहा है सबसेट से। तो हम ये कह सकते हैं जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, 3/2, 3 में, इसमें बिलोंग कर जाएगा। डायरेक्ट आंसर नहीं आया, हमने देखा जो इंटरवल हमारा आंसर है वो इसका आंसर, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। भाई इसके अंदर डिटरमिनेंट की नॉलेज देखो यहीं तक थी, अब थोड़ी भाई इंटरवल की नॉलेज आपकी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज वो भी काम आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा समझना इसको, क्वेश्चन नंबर 32 था हमारा ये। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। ये मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसको भाई, ऊपर सबको ऐड कर देते हैं और इससे कंपेयर कर देना आप, ठीक है, ये इजीली हो जाएगा बड़ी आराम से। आप सबको ऐड करोगे
तो 5x प्लस 4, ठीक है। आप ऊपर ऐड करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट बता भी देता हूँ। तो ऊपर 5x माइनस 4 आएगा, उस 5x माइनस 4 को कॉमन निकालना, नीचे से हो जाएगा बल्कि ये, और अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे। एक और आ जाएगा यहाँ से, उन दोनों को इससे कंपेयर करोगे तो 5x माइनस 4 मुझे साफ नजर आ रहा है, इसके इक्वल ही तो होगा। जो ये bx प्लस ए लिख लो इसको, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5x माइनस 4 के। तो b इक्वल आएगा 5 के और a इक्वल आएगा -4 के। तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा -4,5, -4,5। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। ये भी एक सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा इसके अंदर आईआईटी का हिसाब बना दिया।